Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी, हालांकि सांसद भी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। क्षेत्र में जो है लगातार हम लोग सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। सुबह नाश्ता भी क्षेत्र में ही हो रहा है, दोपहर का भोजन भी क्षेत्र में हो रहा है और अब देखिए रात का भोजन भी क्षेत्र में ही हो रहा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार जरा दिखाएं कि प्लेट में जो है लिट्टी चोखा बकायदा परोसा जा रहा है और यहाँ पर करीब 9:30 बजे के आसपास जो है समय हो रहा है और अब जो है सभी लोग खाने पे बैठे हुए हैं। तो सर, जिस प्रकार से आज पूरा यादव परिवार आजमगढ़ में था, डिम्पल भाभी जो है बकायदा मंच से आज भोजपुरिया अंदाज में जो है उन्होंने शुरुआत की अपने भाषण की, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार आजमगढ़ को फिर से ठगने के लिए आया है और आजमगढ़ को बैक गियर में डालना चाहता है। जैसे पहले डाल के रखा था कि पूरा देश आगे बढ़ रहा था और आजमगढ़ पीछे जा रहा था, लेकिन जब 1.5 साल का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम लोगों को मिला, तो आजमगढ़ को हम लोगों ने विकास की रफ्तार से डबल इंजन की सरकार से जोड़ दिया और तेजी से आजमगढ़ का 1.5 सालों में विकास हुआ। और इस बात को पूरा आजमगढ़ भी जानता है और आजमगढ़ की जनता ने भी देखा है कि जो ये लोग 40, 50, 60, 70 साल में नहीं कर पाए, वो 1.5 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में करके दिखाया है। बस जनता इसी बात से खुश है और जनता भी तैयार है कि फिर से कमल खिलाएंगे। लेकिन सर, इस बार अखिलेश यादव जो है हर मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है काफी बड़ी हार होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे आप? अखिलेश यादव की हार तो तभी हो गई होती अगर 19 में गठबंधन नहीं होता, तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से हार के गए होते और ये बात उनको भी पता है। और जब इस बार बसपा से गठबंधन नहीं हुआ तो वो आए भी नहीं। हमने उनको चैलेंज दिया था कि आइए आजमगढ़, आइए लड़िए, पर वो नहीं आए। फिर से धर्मेंद्र को ही भेजे, धर्मेंद्र यादव जी को इसलिए भेजे कि उनको भी पता है कि यहाँ धर्मेंद्र जी पहले भी आ रहे हैं, फिर आ रहेंगे जी। लेकिन सर, इससे पहले जैसे चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने देखा कि गुड्डू जमाली एक मेजर फैक्टर बनकर रहे तीसरे नंबर पर बसपा की तरफ से, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली ने समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को। क्या लगता है कि कुछ समीकरण बदलेगा या फिर? मैं ये कह रहा हूं कि बसपा ने नहीं समर्थन दिया है। वो जो आप वोट की बात करें वो बसपा को मिला था, खाली गुड्डू जमाली के जाने से चला जाएगा? किसी भी प्रत्याशी की क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो किसी पार्टी का सारा कोर वोट ही लेके कहीं चला जाए। अगर इस भ्रम में वो जी रहे हैं तो उनको जीने दीजिए। वो मुझे नहीं लगता है कि 5-10 हजार से ज्यादा फर्क डाल पाएंगे। उससे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ हैं और अपने सारे वोटरों के साथ हैं, तो लाखों उनका वोट है यहाँ पे आजमगढ़ में। तो जो हम लोग जीत 8,000 से दर्ज किए थे, इस बार 80,000 से जीतने जा रहे हैं। सर, इसके अलावा एक और सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से तमाम चुनावी बयान सामने आ रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है मंगलसूत्र और तमाम मुद्दों को लेकर, आरक्षण को लेकर, इसके बाद से विपक्ष की तरफ से भी काफी कुछ बयानबाजी सामने आती है। हमने देखा राहुल गांधी भी जो है संविधान की किताब को लेकर हर मंच पर खड़े होकर अपना जो है भाषण शुरू करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ और मजाक उनके परिवार ने किया, उन लोगों ने किया, हमेशा किया। कितना चिल्लात हुआ लोगों, ए भैया आरामों से पढ़ सकला। तो संविधान के साथ अगर किसी ने मजाक किया, खिलवाड़ किया, तो ये तो कांग्रेस था, कांग्रेस ने हमेशा किया। संविधान की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो बेचारा झूठ बोलने लगते हैं कि कुछ झूठ फैलाओ, इतना झूठ फैलाओ कि उसमें लोग फंस जाएं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और उनको पता ही नहीं है कि आरक्षण को और संविधान को कोई अपने दिल से उसको मानता है और सम्मान करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं राहुल गांधी, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के अंदर जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तालमेल खराब पड़ा हुआ है, आपसी जो है वो विवाद है, क्या कुछ कहेंगे? वो अपनी चिंता करें, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद से ऊपर
दल को रखती है, दल से ऊपर देश को रखती है। तो यहाँ वैसे लोग नहीं है। वो उनका जो पीडीए बना है वो है क्या, परिवारवादी डकैत अलायंस, वो उसकी चिंता करे। लेकिन सर भीड़ बहुत आ रही है उनके जनसभाओं में। आज हमने देखा आजमगढ़ में काफी ज्यादा भीड़ हो गई, जिसकी वजह से जो है पुलिस को भी थोड़ा बहुत लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद दोनों तरफ से जो है बिल्कुल देखा गया कि आक्रोश था और एफआईआर भी, मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था इस मुद्दे पे। मैंने वही कहा ना आप लोगों को कि आजमगढ़ जब मांग रहा था कि हमको ये चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, तो उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं दिया, जेल दिया। यहाँ कुछ सोच के ही दिया हो। उनको भी पता है यहाँ गुंडई करने के लिए तैयार हो जाए। सर आपने अभी मंच से ईंट वाला पूरा बताया था, एक बार फिर से जो है दर्शकों को बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब उनकी सरकार थी तो ये करते क्या थे, ये बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ये फर्जी वोटिंग करते हैं, ये दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, वही वहां भी कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं वो लोग कि हम लोगों ने एक ईंट भी रखा है तो सपाई ने रखा है। हम लोग कहाँ रखा है दिखाओ, तो गए तो देखे जेल बनाया है। तो ऐसे ही कार्यों के लिए जेल बनाया है। उनको पता है कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे जेल में, बुलडोजर बाबा आएंगे, उल्टा लटकाएंगे, तो इनके बीवी बच्चा जो है जेल में खाना पहुंचाएंगे, नजदीक रहेगा, तो इसीलिए जेल बनाया, विश्वविद्यालय नहीं बनाया। जब हम लोगों को 1.5 साल मौका मिला तो हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवाया। तो सर इस बार जैसा कि एक और मुद्दा जो है काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा था जो कि आप ही ने उठाया था, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर, तो इस मांग को लेकर जो है अभी क्या स्टेटस है? मैं तो मांग उठा रहा हूँ और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक मैं मांग उठाऊंगा। लेकिन जो लोग अपने आप को यादव का बहुत बड़ा नेता बनते हैं, मसीहा बनते हैं, उनको अगर यादव रेजिमेंट के, अहिर रेजिमेंट की चिंता होती तो वो जो घमंडिया गठबंधन है वहां जाने से बेहतर वो नरेंद्र मोदी जी को कहते कि भैया हम जो है आपके साथ हैं, हमारा अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, बन जाता। ये भी तो है, ये सोचे यादव लोग, ये भी सोचे कि भैया वहां जाके क्या करोगे, ना उनकी सरकार बन रही है, ना कुछ हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तो पूरे देश ने कहा कि बन रही है। और स्वर्गीय नेताजी सदन में खड़ा होकर बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं, यही फिर प्रधानमंत्री बने। तो वही समझ गए होते कि जब यही प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पिताजी भी कह रहे हैं तो हम इन्हीं के साथ अलायंस करते हैं, मेरा रेजिमेंट भी बनवा देंगे। करना चाहिए था उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में जो है अखिलेश यादव ने एक और ये बयान दिया था कि पूर्वांचल में हर जिले में जो युवा है वो आपको सुबह सुबह दौड़ता नजर आएगा और भर्ती के लिए जो है प्रयास करता नजर आएगा, लेकिन अग्निवीर जो भर्ती योजना जो लाई गई थी उसको लेकर जो उन्होंने विरोध जताया। तो अग्निवीर, और क्योंकि कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जो है युवाओं पर फोकस किया, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ जो है युवाओं के लिए, भर्तियों को लेकर जो है लिखा है, तो अग्निवीर और भर्ती ये दो मुद्दे जो क्या लगता है कि ये हावी पड़ेंगे इस बार? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने जा रहे हैं, और जब भारत ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब होगा तो हर युवा के पास रोजगार होगा। कोई एक बेरोजगार मिलेगा नहीं, खोजने से पकड़ पकड़ के रोजगार दे दिया जाएगा। तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके मुद्दे में कोई दम ही नहीं है। आज देश ने देखा है कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने भारत को कितना मजबूत बनाया है, और आगे आने वाले दिनों के भी उनके पूरे प्लान रेडी हैं। आने वाले दिन में आप देखिए सबसे ज्यादा जो काम होने वाला है वो युवाओं के लिए होने वाला है। तो दो लड़कों की जोड़ी जो है आजमगढ़ में क्या करेगी? फेल हो जाएगी। ये दो लड़कों की जो जोड़ी है ये सिर्फ मनोरंजन के काम आएगी और किसी काम के नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी थे जो कि साफ तौर पे बता रहे थे कि आजमगढ़ में क्या कुछ स्थिति जो है वो बनने वाली है।